हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, बात की जाए अगर भारत की तो वोटिंग यानी कि मतदान, ये भारत का बहुत ही निजी अफेयर है। भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इफेक्टिव। लेकिन जब इस प्रकार की खबरें आती हैं कि कोई पाकिस्तान से आके यहां पे बस के यहां पे वोटिंग करके चला गया, तो थोड़ा सा जो हमारा प्रशासन है, जो तंत्र है, उसको सचेत हो जाना चाहिए। देखिए, इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में जो स्थितियां हैं, पूरा विश्व देख रहा है। पाकिस्तान ने जिस प्रकार पहलगाम में हम पे हमला किया, हमारे लोगों को मारा, नृशंस हत्या की, निश्चित तौर पे भारत ने बड़ा ही शानदार प्रत्युत्तर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप सभी जान रहे होंगे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले जब भारत ने कुछ त्वरित प्रतिक्रियाएं की और कुछ ऐसे लोग जो तथाकथित रूप से भारत में किसी न किसी बहाने रह रहे थे और पाकिस्तान से बिलोंग करते थे, उनको तत्काल पाकिस्तान जाने की बात कही, तो कुछ ऐसी भी बातें आई। ठीक है, जैसे यहां पे आप जो न्यूज को देख सकते हैं, जो इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, वहां पे एक व्यक्ति जिसका नाम ओसामा था, उसने बाकायदा स्वीकार किया कि वो रावलपिंडी से आया जम्मू कश्मीर और यहां पे रहा उरी में, वहां पे उसने वोटिंग भी की और इस प्रकार के बहुत सारे लोग हैं। तो एक प्रश्न उत्पन्न हो गया कि ये जो भारत में वोटिंग होती है, ठीक है, ये जो भारत में वोटिंग होती है, इज इट राइट? ठीक है, या जो भारत में वोटिंग होती है, क्या ये वोटिंग जिस तरीके से, जिस प्रक्रिया का उपयोग करके की जानी चाहिए, या इसके लिए जो इलेक्टोरल कोलाज होता है, जो मतदाता लिस्ट होती है, क्या उसको सही तरीके से बनाया जा रहा है? या किसी प्रकार का बीच में कोई ऐसा तंत्र निकल के आ गया है जो डिस्प्यूटेड है, जहां पे सरकार या सरकार के तंत्र नहीं देख पा रहे और वहां पे कुछ लोग समय का, मौके का फायदा उठा के भारत के नागरिक बन जा रहे हैं या यहां पे वोटिंग करने लग रहे हैं। तो आज हम इस पे बात करेंगे, सभी अवयवों पे, और कैसे भारत में पाकिस्तानियों ने मतदान किया, इस बिंदु पे हम बात करेंगे। पहली बात वही जो अभी मैंने बोली कि समाचार एजेंसी ANI द्वारा रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में इस व्यक्ति ने दावा किया क्या कि उसने बाकायदा वो रावलपिंडी से जम्मू के बारामूला में आया, उरी में, और वहां पे बाकायदा उसने मतदान किया। ठीक है, अब बात क्या है कि पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में जो भारत सरकार है, उसने सैकड़ों पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से निर्वासित कर दिया है कि भाई जाओ, हटो यहां से। ये हम सब लोग समझते हैं, ये पुरानी न्यूज है। बिंदु क्या है, हालांकि कई निर्वासितों ने अपने पास जो आधार कार्ड, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र जैसे भारतीय पहचान दस्तावेज होने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि उनके पास कुछ न कुछ भारतीय पहचान दस्तावेज हैं। अब आप सोचिए कि आप जब आधार कार्ड रखते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं, आपके पास वोटिंग ID होती है, तो आप बड़ा ही कॉन्फिडेंट फील करते हैं, ठीक है, कि हम भारत के नागरिक हैं, हमारे पास ये प्रूफ है। लेकिन व्हाट अबाउट दोज पीपल, दे आर पाकिस्तानीज, दे आर नॉट इंडियंस, एंड उनके पास भारत के क्या कहते हैं, इस प्रकार के मतदाता पहचान प्रमाण पत्र। तो ये एक दिक्कत की बात है प्रशासन के लिए। भारत एक देश के रूप में हमें इस पे काम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि लूप होल्स क्या है। हालांकि इस वीडियो में हम वैश्विक स्थिति का भी जायजा लेंगे कि विश्व के अन्य देशों में क्या स्थिति चल रही है, क्या माहौल है वहां पे अगर इस प्रकार की कोई चीज हो तो क्या सजा है। इन सभी बिंदुओं पर भी हम आज बात करेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 326 है, वो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक भारतीय नागरिक को लोकसभा, राज्य संघ, राज्य क्षेत्र विधानसभाओं के चुनावों में मतदान लेने का अधिकार देता है। कहता है कि आप वोट कर सकते हैं अगर आप भारत के नागरिक हैं। तो इन सभी जगहों पे जहां जहां भारत में वोट होता है, जो त्रिस्तरीय प्रक्रिया है, जहां पे हम ग्राम पंचायत या नगर पंचायत या विधानसभा या लोकसभा की बात करते हैं, इन सभी में आप मतदान कर सकते हैं। हर वो चीज जहां पे मतदान होती है आप कर सकते हैं, मतलब जहां पे नागरिक मतदान कर सकता है, आम नागरिक कर सकता है, वहां पे कर सकते हैं। ये भारत का संविधान जो है वो इस बात को आपको लीगल राइट देता है। ठीक है, लेकिन फिर वही बात की, यहां तो जो मुद्दा निकल के आया कि अन्य देश, खासकर जो शत्रु देश है, जो एनिमी एलियन है, उनके लोग भी आके हमारे यहां से
वोट करते चले जा रहे हैं। तो एक बार इन बिंदु पे देखेंगे। बताता चलूं कि स्टडी IQ IAS हिंदी में जो हमारा P2I फाउंडेशन बैच है, जो शानदार बैच है, जिसमें आप प्रीलिम्स मेंस दोनों में आपको रेजिडेंशियल प्रोग्राम मिलता है। दिल्ली में रह के आपकी तैयारी कराई जाएगी सशक्त तरीके से, अच्छे तरीके से, मजबूत तरीके से। हर महीने हमारे यहाँ जो अच्छा टेस्ट सीरीज में स्टूडेंट करेगा उसको 11,000 रुपए पारितोषिक मिलेगा। हमारे प्रीलिम्स क्लियर करने पे आपकी पूरी फीस वापस हो जाएगी। मतलब यूपीएससी का प्रीलिम्स अगर आप क्लियर करते हैं तो जितना भी फीस आपने डिपॉजिट की है विकास लाइव कोड का प्रयोग करके सभी आपको वापस मिल जाएगी। कोई और भी कोड प्रयोग करेंगे तो फीस तो वापस हो ही जाएगी, ठीक है। इसके अलावा सक्सेस इन प्रीलिम्स, 18 किताबों का सेट, मेंटरशिप, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड क्लासेस, MCQs, मेंस क्वेश्चंस, व्हाट नॉट, एवरीथिंग यू विल गेट, ठीक है। तो कितने सारे फीचर्स हैं। IGP भी है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। मेन बात क्या है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि 15 मई, ठीक है, 15 मई को, ठीक है, 15 मई को इसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है। जो ये फाउंडेशन बैच है, तो इससे आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक दी होगी या studiiq.com के वेबसाइट पे जाके सीधे इससे जुड़ सकते हैं, सीधे इस पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए बात की जाए इसके आगे की, तो अयोग्यता के मानदंड क्या है उनको एक बार देख लेते हैं। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है, 1985 की धारा 16 कहती है कि किसी व्यक्ति को मतदाता पंजीकरण से अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि वह क्या हो, यदि वह भारत के नागरिक नहीं है, नॉट इंडियन सिटीजन, ठीक है, सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित विकृत मस्तिष्क हैं या दिवालिया हैं, ठीक है, और क्या है, भ्रष्ट आचरण या चुनाव संबंधी अपराधों संबंधित किसी भी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया हो, ठीक है। ये कुछ इसके जुड़े कारण हैं जिसको हम यहां पे देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें भारत के नागरिक नहीं है, ये प्रूफ करने का सरकार तो हमेशा दौड़ भाग नहीं करेगी, लोगों को खुद में प्रूफ करना पड़ेगा। और अगर आपके पास किसी भी प्रकार से कोई प्रमाण पत्र है, जैसे मान लीजिए वोटिंग ID है, ठीक है, वोटर ID हम सबके पास में होती है, अगर वो बन गई है तो फिर यार वही मान लिया जाता है। आपने देखा ना कि चुनाव करने में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब वोटिंग होती है भारत में तो जितने स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स होने चाहिए उतने स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स दिखते नहीं हैं, और इसीलिए कई बार वोटिंग से रिलेटेड जो एनोमलीज हैं वो सामने आती हैं। कहीं पे बूथ उड़ा ले गए, कहीं पे कुछ क्या चाहिए, वो जो मशीन होती है उस मशीन को डैमेज कर दिया, या 3 4 5 मल्टीपल वोटिंग हो गई। प्रधानी के चुनाव में तो भर भर के होता है। आप लोग बताइए आपके गांव में होता है कि नहीं होता, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बात क्या है, आवेदन की प्रक्रिया क्या है फॉर्म 6 की। फॉर्म 6 जो कि भारत के निर्वाचन आयोग का नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म है, का उपयोग ECI ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए किया जाता है। अब क्या है, निम्नलिखित के लिए स्वसत्यापित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, उनके आयु प्रमाण पत्र, उनके निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। किसी अलग नागरिकता प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आवेदक को नागरिकता घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। तो आपको आयु प्रमाण पत्र यानी कि एज सर्टिफिकेट, अमूमन 10th क्लास की मार्कशीट मांग लेते हैं, और निवास प्रमाण पत्र। अब इसके कई सारे पैमाने हैं, कई लोग आधार लगाते हैं, लेकिन आधार को कई जगह ऑब्जेक्ट कर दिया जाता है, तो कई बार आप तहसील से, अपने ग्राम प्रधान से लिखवा के लेके जाते हैं। कई बार अगर आपके पासपोर्ट बने होते हैं तो पासपोर्ट का इस्तेमाल हो जाता है। कई बार जो आपकी ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसका इस्तेमाल हो जाता है, पर चूंकि 18 वर्ष की बात है, 18 वर्ष से पहले तो अमूमन ड्राइविंग लाइसेंस का भी इशू है। तो जो आपके तहसीलदार होते हैं वहां से, तहसील से या आपके प्रधान के यहाँ से एक नागरिकता प्रमाण पत्र बन जाता है, या आपके मुखिया प्रधान की तरफ से वो एक क्या कहते हैं फॉर्म टाइप का, वारंट टाइप का स्टैंप के साथ में मिल जाता है, उसको यहाँ पे एक्नॉलेज कर लिया जाता है। पर मैं फिर वही बात कहूँ कि इसमें बहुत हीला हवाली होती है। जैसा ये दिख रहा है एज इट इज तो नहीं होता, उसमें बहुत से लोग ऐसे भी शामिल हो जाते हैं जो शायद से सिस्टम के तहत अगर उनको शामिल किया जाता तो न हो पाते, यानी कि अपात्र लोग भी उसमें पात्र बन जाते हैं नागरिकता के। यहां पे ही, इस बेस लेवल पे ही हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है, इस बेस लेवल पे हमें काम करना पड़ेगा। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम धारा 31 क्या कहती है? यह कहती है कि यदि नागरिकता की घोषणा झूठी, गलत या भ्रामक या मिथ्या है तो आवेदक को निम्नलिखित का सामना करना पड़ेगा। क्या? 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। चलो मैं कहता हूं कि अगर कोई पाकिस्तानी व्यक्ति भारत में रह रहा है, या कोई पाकिस्तानी परिवार भारत में रह रहा है, या कोई 10-12 पाकिस्तानी लोग भारत में रह रहे हैं और भारत में वोटिंग कर रहे हैं, तो क्या इससे काम चल जाएगा? पोटेंशियली कितना डैमेज वो कर सकते हैं वी ऑल नो। हमने बहुत सारे आतंकवादी घटनाओं को देखा है, चाहे वो संसद की बात हो, चाहे वो मुंबई की बात हो, बहुत सारे आतंकवादी घटनाओं को देखा है। और सिर्फ यहीं तक महदूद रह जाना इज नॉट क्या कहते हैं प्रॉपर सॉल्यूशन। हमको इसके आगे निकलना पड़ेगा, हमको इसके अलावा देखना पड़ेगा, गहन चिंतन मनन करना पड़ेगा इस पे, ठीक है। बात की जाए इसके बाद की, तो जो निर्वाचन प्राधिकारियों के द्वारा सत्यापन की बात की जाए तो निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, ठीक है, जो इलेक्टोरल रोल ऑफिसर जो कहते हैं कि दावों और आपत्तियों का सत्यापन करता है, ठीक है। बूथ स्तरीय अधिकारी जो BLO होता है वो फॉर्म और दस्तावेज एकत्र करके ERO जिनकी यहाँ पे बात की है, ठीक है, इनकी सहायता करते हैं। तो
ERO और BLO है ना, BLO के पास गएंगे, रजिस्टर कराएंगे, वो वाली चीजें निकल के आती हैं, तो ये लोग तो सत्यापित करते हैं, ठीक है। ERO प्रविष्टियों को अंतिम रूप देने से पहले सुनवाई और जांच भी कर सकता है। यहां पे मामला थोड़ा फंसता है, सुनवाई और जांच पे ढीले पड़ जाते हैं। पता नहीं आप में से कितनों ने चुनाव की कवरेज देखी है, पर मैंने चुनाव को बहुत नजदीकियों से देखा है, विधानसभा, ग्राम पंचायत और लोकसभा। क्योंकि मैं जहां पहले रहा करता था वहां बगल में ही अक्सर क्या कहते हैं वो चुनाव का केंद्र मेरे घर से दिखता था। मैं 24 घंटे, मतलब जब तक चुनाव हो रहा तब तक हमारे बालकनी से दिखता रहता था। तो मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि ऐसी बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे दिख रही हैं, लिखित रूप से मजबूत दिख रही हैं, पर कमी थोड़ी सी है। मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे हंस देने से, आपके लिख देने से चीजें सही हो जाएंगी। हम सबको एक समाज के तौर पे, उधर प्रशासन को प्रशासन के तौर पे सामने आना होगा, आगे आना होगा, और जहां पे एनोमलीज हैं, गलतियां हैं, दिक्कतें हैं, उनको सामने करेक्ट कराना होगा। हमें भी रिपोर्ट करना होगा और उन्हें भी त्वरित प्रतिक्रिया करनी होगी, ठीक है। बात की जाए तो मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का निर्धारण कैसे किया जाता है, देख लीजिए। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी की इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ERO जो होता है, उसकी जिम्मेदारी क्या होती है? ERO को यह सुनिश्चित करना होगा कि गैर नागरिकों सहित किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में न जुड़े। अब उसको यहां पर लिखा है कि सुनिश्चित करना होगा। जो भारत की जनसंख्या है लाखों करोड़ों में, वहां पे ऐसे ERO या BLO पे इतना प्रेशर हो जाता है कि अगर आप थोड़े से मूल में जाएं, समस्या के मूल में जाएं, तो आपको एक बात स्पष्ट क्लियर हो जाएगी कि इतना आसान नहीं है गुरु, मेहनत लगती है इसमें, ठीक है। और मेहनत क्या मतलब, मैन पावर लगेगा प्रॉपर चेकिंग में। अगला क्या है? ERO को आवेदक की नागरिकता की स्थिति का स्वतंत्र रूप से सत्यापन करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक शब्द आ गया है, यहाँ पे क्या, स्वतंत्र रूप से, ठीक है, स्वतंत्र रूप से सत्यापन करना चाहिए, इंडिविजुअली। अब स्वतंत्र रूप से सत्यापन यद्यपि करना चाहिए लिखा हुआ है, पर क्या ये आपको दिखता है? मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। कई बार आप, आजकल तो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है, पर फिर भी यादृच्छा दिख जाता है कि जब लोग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाते हैं तो 18 साल के हो, चलाना आता हो या ना हो, ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। ये जो स्वतंत्र रूप से सत्यापन होता है, नहीं हो नहीं पाता है। कोई बीच में पैसा लेके करप्शन को आगे बढ़ा के प्रक्रिया को साइड कर देता है। ये चीजें यहाँ पे दिख जाती हैं, और फिर प्रेशर इतना होता है, और ये चुनाव के समय ज्यादा होता है, सरगर्मियां इतनी ज्यादा होती हैं कि आनन फानन में बहुत सी गलतियां, मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सत्यापन करना होगा, ठीक है, चाहिए, विशेषकर जब कोई दावा या आपत्ति उठाई गई, तो किसी ने आपत्ति उठाई है और वो आपत्ति आपको उठानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई गलत तरीके से मतदाता लिस्ट में आ गया है तो आपको आपत्ति उठानी चाहिए। सिविल सोसाइटी का मेंबर होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि मैंने किस सोसाइटी का मेंबर ना दिया है ना, सिविल सोसाइटी की बात कर रहा हूं। हम सब उसके क्या कहते हैं, गाहे बगाहे उसके सदस्य होते हैं। हमको अपनी जिम्मेदारियों का भान होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ERO के से अपेक्षा की जाती है कि वह जांच के दौरान प्रस्तुत सभी साक्ष्यों का मूल्यांकन बिना किसी बाहरी प्रभाव के करे, बिना किसी एक्सटर्नल इफेक्ट के करना चाहिए। कई बार ये प्रक्रिया भी जो है पूर्णतः नहीं देखी जा सकती, दिक्कत यहां पे भी होती है, ठीक है। सबूत का प्रारंभिक दायित्व किसके पास होता है? सबूत का प्रारंभिक दायित्व पहली बार आवेदन करते समय भारतीय नागरिकता सिद्ध करने के लिए प्रमाण प्रस्तुत करने वाले प्रारंभिक दायित्व जो होता है वो किस पे होता है? आवेदक पे होता है। तो आप भारत के नागरिक हैं, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अपनी आयु प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना है, तो इसका दायित्व किस पे होगा? आवेदक पे होगा। और फर्दर उस पर क्वेश्चन किया कि गुरु आप भारत के नागरिक हो या नहीं, अलग से प्रूफ करो, तो ओनस किस पे होगा? जिस पे क्वेश्चन किया गया, जो आवेदन कर रहा है, जो आवेदक है, उस पे ओनस आएगा और उसे प्रूफ करना होगा। बाय हुक और क्रुक ही शुड प्रूफ दिस, ठीक है। बात की जाए विशेष स्थितियां क्या हैं? भारत के भीतर प्रवासियों के लिए ERO आवेदक के पिछले जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी DEO के साथ क्रॉस चेक कर सकता है, ठीक है। वहां पे नहीं होता है, पर क्रॉस चेक करना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि बड़े नकारात्मकता के साथ मैं बोल रहा हूं, पर दिस इज अ प्रूफ, दिस इज गिवन इन द रिपोर्ट। वी हैव सीन पाकिस्तानीज वोटिंग इन हियर। पाकिस्तान के लोग भारत में वोटिंग कर रहे हैं, व्हाट एल्स? ये तो हम सिंपल सी बात करें कि एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में चला गया, दूसरे जिले में चला गया। इट्स अ वेरी बेसिक केस। आई एम टॉकिंग अबाउट द कंट्री वाइड माइग्रेशन, ठीक है। देन क्या है? बिना दस्तावेजी प्रमाण की विवाहित महिलाओं के लिए, इनके लिए क्या है? पहली बात, अविवाहित महिलाओं के रूप में पूर्व मतदाता पंजीकरण पर भी विचार किया जा सकता है, और विवाह का प्रमाण पत्र या ग्राम प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र स्वीकार किए जा सकते हैं, और ये होते हैं। हाँ, फिर से बात, इनकी ग्रेविटास की जरूरत है, और जो ग्राम प्रधान या इस प्रकार के जो तहसीलदार जब उसको अप्रूवल देते हैं, तो उनको हर स्तर पे ठोक बजा के क्रॉस चेक कर लेना चाहिए कि ये जो ब्यौरा हमारे पास दिया गया है, वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग।
ये कितना सही है कितना गलत है, ठीक है। बात की जाए नागरिकता पे आपत्तियां क्या है। यदि कोई व्यक्ति आवेदक की नागरिकता पे आपत्ति करता है तो सबूत पेश करने का भार आपत्तिकर्ता पे होता है। जैसे अगर मैं किसी पे क्लेम कर रहा हूं कि इज नॉट इंडियन सिटीजन, वो भारत का नागरिक नहीं है और वोट कर रहा है, तो ओनस किस पे आएगा? ओनस मुझ पे आएगा कि मैं वहां पे सबूत पेश करूं और जो उसकी नागरिकता है उस पर प्रश्न करूं, ठीक है। अगला क्या, हालांकि ईआरओ को ऐसे मामलों में आवेदक से भारतीय नागरिकता का प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है। तो ईआरओ को ऐसे मामलों में आवेदक से भारतीय नागरिकता का प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है, आप वहां पे बात कर सकते हो, ठीक है। बात क्या है, गैर नागरिकों के पास मतदाता पहचान प्रमाण पत्र रखने के मामले क्या हैं, हम बहुत सारे देख चुके हैं, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया जो उदाहरण ओसामा व्यक्ति का, क्या है, ओसामा बिन लादेन नहीं था, ध्यान रखना, ठीक है, ओसामा बिन लादेन नहीं था। गैर नागरिकों द्वारा मतदाता पहचान प्रमाण पत्र प्राप्त करना कोई नया मुद्दा नहीं। ऑफ कोर्स वी हैव सीन न्यूमरस केसेस, यू जस्ट गूगल इट आउट, आप इसको गूगल करेंगे यू विल गेट द आंसर, ठीक है। देन क्या है, भारतीय निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ने पहले ही ऐसे अपात्र मतदाताओं की पहचान कर उन्हें मतदाता सूची से हटा दिया है और वो अपडेट करती रहती है जितना उसके पास डेटा है, जितना सीमित दायरे में वो कर सकती है उसे कर रही है, पर ये दायरा बढ़ाना चाहिए, दायरे को विस्तृत करना पड़ेगा निश्चित तौर पर, ठीक है। और क्या है, जिन मामलों में आपत्तियां वैध पाई गई हैं वहां कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है। और अगर इस तरह की चीजें लगातार होती रहेंगी तो कम से कम ये जो मुद्दा है जिसकी मैं आज बात कर रहा हूं आज कक्षा में और आप सभी सुधीजन इसको सुन रहे हैं, वो मुद्दा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बात क्या है, वर्तमान उपाय क्या है देख लेते हैं। गैर नागरिकों को पंजीकरण से रोकने के लिए ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने पर काम कर रहा है। हालांकि यहां पे आधार वाला भी मुद्दा आ जाता है क्योंकि आधार बनने में भी समस्याएं हैं, हम बात कर लेते हैं उसको, क्या चीजें हैं, आधार लिंकेज की सीमाएं क्या हैं। गैर नागरिकों के पास आधार होने से पहचान कठिन हो जाती है क्योंकि अकेले आधार से नागरिकता की पुष्टि नहीं होती, मैंने अभी जैसे इसकी बात की। दूसरी बात क्या है कि इस प्रकार अयोग्यता मतदाताओं की पहचान के लिए, अयोग्य मतदाताओं की पहचान के लिए आधार लिंकेज कोई पूर्णतः विश्वसनीय समाधान नहीं है। आधार पे आराम पे एक सेपरेट वीडियो हो सकता है जहां पे हम इस बात को डिस्कस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बता सकते हैं, आपसे कह सकते हैं कि कितनी समस्याएं तो खुद आधार के साथ में है। मैं देखो फिर से कह रहा हूं कि यहां पे हमारा काम गवर्नेंस के हिसाब से, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से जो कमियां हैं उनको सामने लाने का है ताकि उस पर सुधार हो सके। देयर इज अ थिंग कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, समालोचनात्मक ब्यौरा तो हम दे सकते हैं ना, उसकी बात हो रही है। आप भी जब अधिकारी बनोगे तो इन सब की जरूरत पड़ेगी, कॉपी पे लेके नोट करते रहो जो विकास सर कह रहे हैं, ठीक है। आगे की बात क्या है, शासन और नैतिकता से जुड़े मुद्दे क्या है। यह घटना शासन की चुनौतियों को उजागर करती है, विशेष रूप से मतदाता सूची की शुद्धता और सत्यापन प्रक्रिया की प्रभावशीलता या उचित परिश्रम, अधिकारियों की जवाबदेही और चुनावी धोखाधड़ी के जोखिम से संबंधित नैतिक चिंता को भी सामने लाती है। ये इश्यूज हैं। दूसरा क्या है, आधार को वोटर आईडी से जोड़ने का प्रयास प्रणाली को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन चूंकि गैर नागरिक भी कभी कभी आधार प्राप्त कर लेते हैं, यह समाधान भी पूर्णतः सुरक्षित नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले अन्य उदाहरणों के मामले के द्वारा हमने इस बात को समझाता देखा था, ठीक है। बात की जाए तो क्या है, खैर ये तो पुनः वही वाली आ गई, ठीक है। अगली बात, हाँ चलो इसके पहले मैं अभी वैश्विक स्तर पे बात करूं, मैं आपको बताता चलो कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का, ठीक है, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो मई बैच है, ठीक है, जो हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो मई बैच है, ठीक है, मई बैच है, 14 मई को एडमिशन उसमें खत्म हो रहा है। और हिंदी साहित्य एक ऐसा वैकल्पिक विषय है जिसने सबसे ज्यादा रिजल्ट दिए हैं, सबसे आसान विषय है, सबसे बेहतर है नंबर लाना। मेरा टॉपर्स के साथ एक, मतलब हिंदी साहित्य के टॉपर के साथ, मोना के साथ में एक वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उस वीडियो को देखते रहिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, समझ में आएगा आपको, ठीक है। बताता चलूं कि 14 मई को एडमिशन क्लोज हो रहा है। दूसरी बात, विकास लाइव कोड का इस्तेमाल आप करिए फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। मैं इस बात की पूरी गारंटी लेता हूं कि अगर आप हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय में पूरी तन्मयता के साथ, पूर्ण रूप से, मूर्त रूप से, चैतन्य अवस्था में अगर आप जुड़ेंगे और जिन एक्सरसाइजेस को मैं क्लास में कराता रहता हूं अगर आप उसको करेंगे तो निश्चित तौर पे ये फलीभूत होगा, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं वर्तनी पे भी काम करता हूं, फ्लो पे भी काम करता हूं और हर उस चीज पे काम करता हूं जो एक स्टूडेंट को अपने उत्तर को सबसे बेहतरीन करने के लिए आवश्यक है। तो आपको क्या करना है, study-iq.com विजिट करना है, वहां पे ऑप्शनल सेक्शन में जाना है और हिंदी लिटरेचर को जुड़ना है और विकास लाइव कोड को प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए बात की जाए इसके आगे की तो हम अगर अन्य बिंदुओं पे बात करें, क्या है, विभिन्न देशों की बात की जाए तो अमेरिका में क्या है, पंजीकरण के समय प्रमाण आवश्यक है, राज्य के अनुसार नियम भिन्न है। नागरिकता में, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे दोहरी नागरिकता है, ठीक है। प्रमुख सुरक्षा उपाय, चुनौतियां क्या है, धोखाधड़ी बनाम दमन की बहस बहुत ज्यादा वहां पे हो रही है। यूएस की बात की जाए तो, यूके की बात कर ली जाए तो नागरिकता और निवास की जांच आवश्यक है, हाल ही में फोटो आईडी अनिवार्य की गई है।
सुरक्षा उपाय चुनौतियां क्या है? प्रशासनिक बोझ और वंचित होने की आशंका बहुत होती है। यूके में तो इस प्रकार की चीजें बहुत आती है न्यूज में, गाहे बगाए हमारे करंट अफेयर्स में भी कवर होती रहती है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर ली जाए तो अनिवार्य मतदान, नागरिकता प्रमाण पत्र आवश्यक है, कड़ी सजा है वहां पे, मजबूत सत्यापन प्रणाली है ऑस्ट्रेलिया में, और निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया से भारत को सीखने के लिए है। क्योंकि भारत की बात की जाए तो नागरिकता की घोषणा प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता, स्वच्छ प्रमाण और स्थानीय सत्यापन की आवश्यकता है, और यहां पर प्रणालीगत कमियां हैं। गैर नागरिकों के वोटर आईडी के मामले बहुत आए हैं, अभी आज हम उसको ही डिस्कस कर रहे हैं। हमने वो जो व्यक्ति की बात की जो रावलपिंडी से आके यहाँ बस गया और यहाँ पे वोटिंग कर रहा था, निश्चित तौर पे ये गंभीर मुद्दा है जिस पे सोचा जाना चाहिए। ठीक है, बात की जाए उसके बाद की तो आगे की राह और समाधान क्या हो सकता है? प्रभाव और सत्यापन प्रक्रिया को मजबूत करना, ये कहीं और से कट के आ गया। ठीक है, सत्यापन प्रक्रिया को मजबूत करना, बायोमेट्रिक डेटा के साथ सख्त सत्यापन तंत्र लागू किया जाना चाहिए। अगला क्या है? नागरिकता प्रमाण अनिवार्य कर देना चाहिए। मतदाता पंजीकरण के समय नागरिकता के दस्तावेज की मांग की जाए, और जो भी है ERO BLO जिस स्तर पे जांच की जा सकती है, हर स्तर पे गंभीर जांच की जाए। ठीक है, अगली बात क्या है? मतदाता सूची का नियमित ऑडिट होना चाहिए। ठीक है, मतदाता सूचियों की नियमित समीक्षा और त्रुटियों को सुधारने की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। ठीक है, ये मैं वही बात कह रहा हूं कि हर स्तर पे ECI को देखना चाहिए, जो BLO है उसको देखना चाहिए, जो ERO है उसको देखना चाहिए, जो रिटर्निंग ऑफिसर है, हर व्यक्ति को हर चीज पे हर जगह पे मुस्तैदी से देखना होगा, क्योंकि ये भारत की बात है ना, भारत की बात। ठीक है, जन जागरूकता अभियान क्या है? मतदाता पंजीकरण की सटीकता और झूठे दावे करने के कानूनी परिणामों के प्रति नागरिकों को जागरूक करना होगा। हमें भी जागरूक होना होगा, आपको भी जागरूक होना होगा, हमको मिलकर जागरूक होना होगा, और ये जागरूकता की अलग संपूर्ण देश में फैलानी होगी। ठीक है, संपूर्ण देश को बताना होगा कि कहां पे हम कमजोर हैं एक नागरिक के तौर पे, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, निष्कर्षतः हम क्या कह सकते हैं? यह मामला दर्शाता है कि लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा और चुनावी कदाचार को रोकने के लिए मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है, और नैतिक शासन कितना आवश्यक है। भारतीय संदर्भ में मतदाता पहचान और नागरिकता सत्यापन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और सुदृढ़ बनाना समय की आवश्यकता है। दिस इज द नीड ऑफ द आवर। ठीक है, चलिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है @official विकास करके आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, स्कैन करके जुड़ सकते हैं। vikas.singh@studieiq.com, इस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। आपके कोई विचार हो, बिंदु, किसी विशेष विषय पे आपको वीडियो चाहिए हो, विकास लाइव ये कोड है, आप इसको अगर आप हमारे ये जो कोड है, अगर आप हमारे P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं, आप हिंदी साहित्य से जुड़ना चाहते हैं, आप मुझे यहां पे इस कोड का इस्तेमाल करके आप इससे जुड़ सकते हैं फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। सर्च बॉक्स में @official विकास डालेंगे, ध्यान रखना विकास में H नहीं है, विकास है, विकास नहीं है। ठीक है, SH नहीं है रात में, ठीक है, सिर्फ S है। तो इसको स्कैन करेंगे तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और बाकी vikas.singh@studieiq.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए कि क्या बिंदु अच्छा लगा, क्या नहीं। बाकी बातें बाद में होती रहेंगी, लेकिन अगर आप हमारे बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो भी डिटेल्स इसमें मैंने दे दी है। बाकी नीचे लिंक भी दी रहती है, वहां से क्लिक करके भी आप जा सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।